नमस्कार बच्चों, मेक इट इजी स्किल्स के ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और अपनी तैयारी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चंस में, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था ट्रांसफॉर्मर के क्वेश्चन चल रहे थे। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम बेटा आगे क्वेश्चन करते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल अगर ये बार्क के लिए ही लिखा है तो बार्क के लिए ही, या आईटीआई इंस्ट्रक्टर या जितने भी आईटीआई के इलेक्ट्रिशियन के एग्जाम होते हैं सभी में बेटा क्वेश्चन कॉमन ही आते हैं और यही आते हैं। ठीक है, हमारी इंटेंशन ये है कि हमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चन डिलीवर करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे कि ट्रांसफॉर्मर के जब क्वेश्चन करा रहे हैं तो कोई भी ट्रांसफॉर्मर के टाइप का क्वेश्चन ना छूटे। इस सीरीज के हेल्प से आप कंटिन्यूस आप कंप्लीट सीरीज देख के मैक्सिमम क्वेश्चन को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, और चैनल को बेटा मैं बार बार बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अपने साथियों को बोलिएगा, ये छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी आपके लिए कि बस थोड़ा सा आप बच्चे, जब अभी तो क्लासेज ये प्रीमियर में चल रही है आपके पास, ठीक है, और जब आप कंटिन्यूस आना चालू कर देंगे तो हम लाइव भी लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, लाइव ली थी यार, आप लोग कंटिन्यू बने नहीं इतने ज़्यादा। ओके, बट क्या करें, हमें तो अपना काम करना है भाई। चलिए अब ट्रांसफॉर्मर पे आते हैं। वाइंडिंग, ट्रांसफॉर्मर के किस वाइंडिंग में टर्न की संख्या अधिक होती है? कौन सी उसमें अधिक होती है? प्राइमरी, सेकेंडरी, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज? अब देखो बहुत बेहतरीन सवाल है बेटा ये। कोई आपके पास ट्रांसफॉर्मर है, यहाँ से आपका हम हायर, प्राइमरी और सेकेंडरी सभी चीजों को क्लियर करेंगे। ठीक है, यहाँ तो हमने टर्न्स लगभग बराबर ही कर रखे हैं। ओके, पहली चीज तो देखते हैं हम प्राइमरी और सेकेंडरी होती क्या है। प्राइमरी और सेकेंडरी, तो जिस पे हम इनपुट देते हैं उसको कंसिडर करते हैं प्राइमरी, और जिससे हम बेटा आउटपुट लेते हैं उसको कंसिडर करते हैं हम सेकेंडरी। ये मोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अगर मैं एलवी और एचवी की बात करता हूं, ठीक है, तो इसमें थोड़े से हम टर्न की संख्या और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो बेटा ये हो गया आपके पास एचवी और ये हो गया आपके पास एलवी। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि बेटा एचवी का मतलब यानी कि इधर हाई वोल्टेज, यानी कि इधर अधिक टर्न होंगे आपके पास, इसमें क्या होंगे? अधिक टर्न होंगे या अधिक घुमाव। ठीक है, और इसमें एलवी में कम टर्न होंगे आपके पास। अब सवाल ये होता है कि बेटा प्राइमरी और सेकेंडरी तो होगी, इसमें इनपुट कौन सी होगी? प्राइमरी और सेकेंडरी, क्या एचवी प्राइमरी हो सकती है? क्या एलवी हो सकती है? हो सकती है। अगर आपने इनपुट इसको दिया तो ये प्राइमरी साइड होगी, और आउटपुट यहां लिया, ठीक है, तो ये आपके पास सेकेंडरी साइड होगी। ये क्या होगी आपके पास? प्राइमरी। ठीक है, और अगर मैं यहां पे आउटपुट लेता हूं एलवी साइड में तो तब ये मेरी सेकेंडरी हो जाएगी, और अगर मैं इधर इनपुट लेता हूं, ठीक है, तो ये मेरे पास प्राइमरी हो जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इनपुट किस एंड पे दे रहे हो ये इस चीज पे निर्भर करता है कि वो प्राइमरी होगी या सेकेंडरी होगी। क्लियर है? तो यानी कि हम इस ट्रांसफॉर्मर को स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से यूज कर सकते हैं। अगर मान लो मैं इधर, मान लो ये क्या है मेरे पास, ये एच वी साइड है, ये मेरे पास बेटा क्या है? एल वी साइड है। इधर मैं हाई वोल्टेज दूंगा, क्या दूंगा? हाई वोल्टेज, तो इधर मेरे को लो मिलेगी, और अगर इधर लो दूंगा तो इधर मेरे को हाई मिलेगी। ठीक है, तो इससे सवाल ये होता है क्या एक ट्रांसफॉर्मर को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, और ये होता भी है। जहां पर हम पावर का आदान प्रदान दोनों साइड करते हैं वहां पे इस टाइप के ट्रांसफॉर्मर का यूज किया जाता है। और काफी जगह ट्रांसफॉर्मर में केवल आपको वहां प्राइमरी और सेकेंडरी लिखी हुई नहीं मिलेगी, वहां पे केवल एचवी और एलवी ही लिखा हुआ मिलेगा। इसका मतलब ये होता है कि बेटा इस ट्रांसफॉर्मर में हम इधर कभी इसको इनपुट यूज कर रहे हैं, कभी इसको यूज कर रहे हैं।
ये होता है हमारे पास कहाँ पर, जब हम इंटरकनेक्टेड सब स्टेशन या इंटरकनेक्टेड ग्रिड सिस्टम का यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि उसी ट्रांसफार्मर के जरिए हमें पावर देनी पड़ रही है और उसी ट्रांसफार्मर के जरिए हमें पावर लेनी पड़ रही है। लेने के लिए आपके पास, लेने के लिए इसको इनपुट यूज करोगे, ठीक है, देने के लिए आप इधर से इनपुट दोगे। तो यानी कि ट्रांसफार्मर को हम स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों प्रकार से यूज किया जा सकता है और होता भी है। प्रैक्टिकली इंटरकनेक्टेड सिस्टम में इसका यूज आप या उदाहरण देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको एचवी, एलवी, प्राइमरी और उसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसने क्वेश्चन क्या दिया इसने, ठीक है, सवाल आसान था, ठीक है, सवाल का तो आंसर आसान ही था, लेकिन इस सवाल के साथ और भी बहुत सारे सवाल जुड़े थे। तो उम्मीद करता हूँ आपके ये वाले कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। तो इसने पूछा बेटा कि कौन से ट्रांसफार्मर में किस वाइंडिंग में, तो किस वाइंडिंग में होते हैं, एचवी में अधिक टर्न होते हैं, ठीक है, एचवी में हाई वोल्टेज में अधिक टर्न होते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर। प्राइमरी को भाई, प्राइमरी मेरी ये भी तो हो सकती है, प्राइमरी ये भी हो सकती है, तो इसमें हाई या लो हो सकते हैं, सेकेंडरी में हाई या लो हो सकते हैं। लो वोल्टेज वाइंडिंग, ठीक है, लो वोल्टेज वाइंडिंग बची, लो वोल्टेज में तो कम ही रहने हैं, तो इसने अधिक पूछा था, तो आंसर हो जाएगा सी विल बी द आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ ट्रांसफॉर्मर हिस्टेरिसिस लॉस कैन बी रिड्यूस बाय, हिस्टेरिसिस लॉस को बेटा किसके जरिए ट्रांसफॉर्मर में हिस्टेरिसिस लॉस कम किया जाता है, रिड्यूस द थिकनेस ऑफ आयरन लैमिनेशन, तो इसके लिए तो बेटा एडी करंट करते हैं हम, कंट्रोलिंग द सिलिकॉन कंटेंट, रिड्यूसिंग द लोड ट्रांसफॉर्म, नन ऑफ दिस। तो अगर बात की जाए इसमें सिलिकॉन, हम क्या है, सिलिकॉन का यूज करते हैं, ठीक है, किसके, हिस्टेरिसिस लॉसेस को यूज करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्टील लेमिनेशन, सिलिकॉन के अंश को नियंत्रण करके, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, कंट्रोलिंग सिलिकॉन कंटेंट ऑफ स्टील लैमिनेशंस और रिड्यूस द थिकनेस ऑफ, इसके जरिए आप क्या करते हो बेटा, थिकनेस के जरिए इस की अगर थिकनेस को कम कर देते हो तो इससे आप एडी करंट को रिड्यूस करते हो। तो इसने पूछा हिस्टेरिसिस लॉस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, कंट्रोलिंग द सिलिकॉन कंटेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स इन प्राइमरी ऑफ ए करंट ट्रांसफॉर्मर इज यूजुअली, एक धारा ट्रांसफॉर्मर, यानी कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर, करंट ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है आपके पास, अधिक करंट को मेजर करना, अधिक करंट को मेजर करना, ठीक है। एक करंट ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी में फेरों की संख्या होती है, तो बेटा ये रहती है आपके पास 1 से 5 तक। आपको पता है करंट ट्रांसफॉर्मर है, तो सिंपल सी बात है, आउटपुट में कम करंट देगा, और कम करंट देने का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, उसमें आपके पास कम करंट कब देगा, जब उसकी वोल्टेज आपकी अधिक होगी, ठीक है। ये एच वी साइड, ये एल वी साइड, ठीक है। तो यहाँ पे रहती भी है इसके पास, ठीक है, 1 से 5, ओके, क्लियर है। तो ये करंट ट्रांसफॉर्मर 1 से 5 तक का रहता है। कभी कभी इसकी रीडिंग भी आ जाती है बेटा, यहाँ पे जो रीडिंग रहती है ये 1 से 0 से 5 एम्पियर तक की भी रीडिंग शो करता है। और अगर वोल्ट मीटर की बात करें, 0 से 110 वोल्ट पे पोटेंशियल मीटर करता है, इनकी भी आ जाती है आपके पास, पोटेंशियल मीटर करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपके पास बुक होज रिलेज का यूज किया जाता है, आपको पता है, ट्रांसफॉर्मर के प्रोटेक्शन के लिए। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आता भी है, और ट्रांसफॉर्मर में लगती है, ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ये आपका टैंक के और ट्रांसफॉर्मर के बीच में लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लीकेज फ्लक्स इन अ शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर विद रिस्पेक्ट टू द कोर ट्रांसफॉर्मर इज, तो इसने बोला है कि बेटा जो लीकेज फ्लक्स है आपके पास शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर का, ठीक है, विद द रेस्पेक्ट, कोर टाइप के रेस्पेक्ट में, तो एक तो आपने शेल टाइप पढ़ रखा है बेटा, एक आपने कोर टाइप पढ़ रखा है। ये कोर टाइप है आपके पास, और आपके पास ये शेल टाइप हो जाता है ना। ठीक है, मेरे से बनता नहीं इसका डायग्राम, लेकिन जिसमें हमारे पास ये बीच में से जाता है, दो पाथ होते हैं आपके पास, है ना। तो आपके पास जो लीकेज फ्लक्स रहता है आपके पास देखा जाए, तो वो किसमें, इसमें कम रहता है। तो इसने किस में पूछा, कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर शेल टाइप में आपके पास जो लीकेज फ्लक्स रहता है, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वो ज़्यादा रहता है लिंक, ठीक है।
तो इसमें क्या रहता है, कम रहता है बेटा। ठीक है, इसने ट्रांसफॉर्मर कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर की तुलना शेल में पूछा, तो शेल में लीकेज फ्लक्स की वैल्यू कम होती है। लीकेज फ्लक्स क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, यहाँ से हम वाइंडिंग देते हैं और जो इतना भी एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या हो जाता है आपके पास, एयर के कांटेक्ट में जा रहा है। लीकेज का मतलब जैसे पाइप से पानी लीक हो रहा है, यानी कि वो मेन जगह ना जाके अपना कहीं और लॉस हो रहा है, और जो यूजलेस है, ऐसा फ्लक्स जो बिल्कुल यूजलेस है जिसका हम यूज नहीं कर पा रहे, तो ऐसे ही पाइप से जो पानी निकलता है भाई, वो जहाँ भेजना था वहां जा रहा ना, छेद हो गया तो पानी लीकेज हो रहा है ना, यानी कि वो काम का यूज नहीं आ रहा है, काम में नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास फ्लक्स होता है, तो ये जो एयर का फ्लक्स हो जाता है एयर में, इनको को बोल देते हैं हम लीकेज फ्लक्स, लीकेज फ्लक्स। ठीक है, तो इसमें कम रहता है क्योंकि इसमें जो मेरे पास मैग्नेटिक पाथ का वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। ठीक है, एरिया ज़्यादा रहता है। तो ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है, बैरी टाइप ट्रांसफॉर्मर है आपके पास एज कंपेयर टू अदर, तो यानी कि जो बैरी टाइप ट्रांसफॉर्मर है बेटा वो क्या रहता है अदर के उसमें, तो वो कूल और विद हाई पावर कैपेसिटी वाले होते हैं आपके पास। ठीक है, बैरी टाइप ट्रांसफॉर्मर आपका सर्कुलर फॉर्म में होता है एक प्रकार से, जैसे गरारी टाइप की होती है ना, उस प्रकार का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास ए। ठीक है, ऑयल ब्लास्ट कूलिंग जनरली एम्प्लॉयड ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर कोयल। तो बताइए भाई, जो आपके पास ऑयल ब्लास्ट कूलिंग, अब कूलिंग क्या है, देखो ट्रांसफॉर्मर को आपको बेटा ठंडा करना पड़ता है, ट्रांसफॉर्मर को ठंडा नहीं करोगे तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी, जल जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उसे ठंडा रखना पड़ता है, तो उसके लिए हम कूलिंग यूज़ करते हैं। अलग अलग टाइप की कूलिंग होती है, ऑयल कूलिंग होती है, ठीक है, एयर कूलिंग होती है, नेचुरल एयर कूलिंग यूज़ होती है। ठीक है, तो इंटेंशन उसको ठंडा रखना ही होती है। तो जो आपके पास ऑयल ब्लास्ट जनरली एम्प्लॉयड होता है ट्रांसफॉर्मर में, किस कैपेसिटी, वो 500 केवी से ऊपर वाले के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 500 केवीए वाले से। नेक्स्ट उसमें आते हैं, द मिनिमम फ्लैश पॉइंट ऑफ ट्रांसफॉर्मर ऑयल शुड बी। ठीक है, तो जो मिनिमम फ्लैश पॉइंट है आपके पास ट्रांसफॉर्मर का ऑयल, वो कितना होना चाहिए, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर के तेल में न्यूनतम। ठीक है, फ्लैश पॉइंट का मतलब है कि यानी कि आपके पास बेटा वो उससे अधिक रखोगे तो क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, यानी कि 140 तक तो झेलना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 140 आता भी है, ट्रांसफॉर्मर का फ्लैश पॉइंट कितना होता है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्लिप ऑन मीटर्स, तो क्लिप ऑन मीटर्स क्या होता है बेटा, आपके पास करंट ट्रांसफॉर्मर यूज, करंट, ये करंट मेजर करने के काम करता है लाइनों में। सिंपल सी बात है, एक इस प्रकार का कांटा डाल देते हो, और ये क्या है, मतलब जैसे कि मेरे पास तार है, तो मैग्नेटिक फील्ड से पता चल जाता है कि कितने एम्पीयर की करंट जा रही है, ऐसे डाल दो अगर। ठीक है, तो जब करंट जारी होगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करता है, तो जितनी ज़्यादा करंट जा रही हो उतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो उससे करंट की वैल्यू बताता था, इसलिए क्या होगा आपके पास, करंट ट्रांसफॉर्मर में यूज़ होता है इसको एज ए। ठीक है, करंट ट्रांसफॉर्मर ही होता है बेसिकली, वो करंट नापने के लिए क्या है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स का ही तो यूज़ कर रहा है वो। आयरन कोर का यूज़, निम्न में ट्रांसफॉर्मर आयरन कोर का यूज़ किस लिए करते हैं, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ, हाँ बिल्कुल, रिड्यूस द एडी करंट एंड हिस्टेरिसिस लॉसेस, और टू गिव द कपलिंग, अब कपलिंग तो हम एयर से भी दे सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज द मैग्नेटिक करंट, तो बेटा मेन जो काम है उसका, रिड्यूस द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का रिलक्टेंस कम करते हैं इससे। ओके, क्योंकि इसके कम करने से क्या होगा, आयरन के रिलक्टेंस, तो ताकि मेरे पास रिलक्टेंस, सिंपल सी बात है, रिलक्टेंस कम होगा तो मेरा फ्लक्स बढ़ेगा, ये कम होगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, ऐसे डिनोट करते हैं हम रिलक्टेंस को। ओके, जैसे मेरे पास रेजिस्टेंस होता है ऐसे इलेक्टेंस होता है। हमिंग साउंड इन अ ट्रांसफार्मर में, तो बेटा हमिंग साउंड ये भी आता है कि कारण क्या है, मैग्नेटोस्ट्रिक्शन है। ठीक है, इसी के कारण होता है ये, बेसिकली क्या प्रोसेस होती है, अब एसी सप्लाई देते हैं तो बाद बार उसमें मैग्नेटिक रिवर्सल होता है, एन से एस, एस से एन, तो उसी की वजह से ये साउंड क्रिएट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस को मैग्नेटोस्ट्रिक्शन भी बोलते हैं। तो ये इसी के कारण होता है हमिंग साउंड, आपने देखा हो बड़े ट्रांसफार्मर में ज़्यादा दिखता है। ठीक है, द टर्न रेशो ऑफ प्राइमरी
ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक से माध्यमिक का, ठीक है, ये माध्यमिक नहीं है बेटा, ठीक है, ये एक्चुअली ट्रांसलेशन में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए एग्जैक्ट नहीं, सेकेंडरी का मतलब द्वितीयक है यहाँ पे, ठीक है, द्वितीयक, ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी का मतलब ये पढ़ लिया होगा, गूगल से ट्रांसलेट किया होगा, तो सेकेंडरी वहाँ पे माध्यमिक को ही बोलते हैं ना, हाई स्कूल वगैरह के। तो इसका अनुपात कितना होता है? 1:1 होता है। जो भी आपके पास आइसोलेशन ट्रांसफार्मर होता है इसका रेशियो आ जाता है 1:1, यानी कि जितने टर्न इधर उतने टर्न दूसरी साइड होते हैं इसमें, ठीक है। इसने बोला है कि यदि एक ट्रांसफार्मर की द्वितीयक फेरे को दुगना कर दिया जाए, ठीक है, मान लो आपके पास ट्रांसफार्मर है बेटा ये, ठीक है, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, ठीक है, ये N1, ये N2। इसने बोला कि इसको दुगना कर दिया जाए तथा प्राथमिक वोल्टेज को आधा कर दिया जाए। तो इसने बोला कि भाई ये V थी, तो इसे आपने, सिंपल सी बात है, हमने क्या पढ़ा बेटा, तो द्वितीयक वोल्टेज क्या होगी? आधी होगी, तो हमने पढ़ा V2/K, V1 इजकल टू N2/K N1। तो इसने क्या बोला, इसको अगर आपने डबल कर दिया तो साफ पता चल रहा है V2 इजकल टू N2/K N1 इंटू V1। तो इसने V1 को क्या कर दिया, अब V1 इजकल टू क्या हो गया, V1/2 कर दिया आपने, तो वैल्यू पुट कर दो। और N2 को क्या कर दिया आपने, N2 को 2N1 कर दिया, 2N2 कर दिया, ठीक है भाई, N2 को 2N2 कर दिया आपने, डबल कर दिया आपने, ठीक है। तो वोल्टेज देख लो क्या हो जाएगी आपके पास, सेम रहनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो N2 की जगह तो 2N2 कर दिया, ठीक है, N1, और V1 की जगह V1/2 कर दिया, 2 से 2 कट गया, सेम वही आ रहा है N2/K N1 इंटू V1। देखना पहले भी तो यही थी आपकी, अब भी वही है, तो यानी कि वोल्टेज आपकी वही रहने वाली है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर है भाई? तो आपकी सेम वही रहेगी। स्कॉट कनेक्शन यूज किया जाता है। स्कॉट कनेक्शन कल भी बताया था हमने, बेसिकली क्या है, आपके पास 3 फेज सप्लाई से 2 फेज सप्लाई में कन्वर्ट करने का क्या कहलाता है, स्कॉट कनेक्शंस कहलाता है, ठीक है। और बाकी स्कॉट कनेक्शन कैसे करना है बेटा, वो आप हमारे थ्योरी लेक्चर देख सकते हो, वो आपको ऐप पे मिल जाएंगे, ठीक है। किस प्रकार से स्कॉट कनेक्शन करते हैं और कैसे इसका यूज भी किया जाता है, वो सब चीजें डिटेल्स में बता रखी हैं। द रेगुलेशन ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर में निम्न के स्थान पर आवर्ती परिवर्तित होने पर न्यूनतम प्रभावित होता है। इसने बोला कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बदल दूं तो सबसे कम प्रभावित क्या होगा इसमें, लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर, ऑल ऑफ दिस। तो मैं बता दूं बेटा, यूनिटी पावर फैक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि ये किसके कारण होता है, रेजिस्टेंस, जब मेरा लोड रेजिस्टेंस, और ये क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी से स्वतंत्र रहता है, स्वतंत्र रहता है भाई, आजाद रहता है, फ्रीक्वेंसी का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, घटा लो बढ़ा लो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, औरों में चेंज हो जाता, आपने पढ़ा उसमें XL इजकल टू 2 पाई FL और XC इजकल टू 1/2 पाई FC। तो फ्रीक्वेंसी के चेंज होने से इस इंडक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, इन पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता, क्लियर है। लेकिन रेजिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए आंसर हो जाएगा C। ये पल्स ट्रांसफार्मर यूज में करते हैं, तो इसमें बेटा फेराइट कोर यूज करते हैं। अगर आपने देखो पल्स ट्रांसफार्मर, वो छोटे छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं आपके पास, है ना। चलिए, अब इसने बोला एक TT, यानी कि अभी जो ट्रांसफार्मर पड़ा है, स्कॉट कनेक्शन को पैरेलल नहीं किया जा सकता। तो देखो भाई, इसमें क्या है आपके पास, इसको भी किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, इसको भी किया जा सकता है, इसको भी, सेम वाले किए जा सकते हैं, ये वाले नहीं किए जा सकते। तो आंसर हो जाएगा B, आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं आपके पास। इसने बोला है कि 500 kVA का ट्रांसफार्मर है, हैज कांस्टेंट लॉसेस है 500 वाट। तो इसने बोल दिया बेटा,
ठीक है, कांस्टेंट लॉसेस का मतलब हो गया आयरन लॉसेस। एक ट्रांसफार्मर की स्थिर हानि है यानी कि पी आई 500 वॉट है। ओके, और फुल लोड पर कॉपर लॉसेस यानी कि पी सी, ठीक है, क्या है आपके पास 2000 वॉट है। ठीक है, तब किस भार पर इसकी दक्षता अधिकतम होगी? तो हमने बता रखा है बेटा, वो सिंपल सी बात है, आपके पास 500 केवीए का है, तो हमने बता रखा, माना ये किससे निकालते हैं, 500 इंटू केवीए रेटिंग इंटू ऊपर लेते थे हम कौन से, आयरन लॉसेस अपॉन के कॉपर लॉसेस का अंडर रूट, इससे ही तो निकालते थे आप। तो हो गया 500 इंटू आयरन लॉसेस आपके पास 500 वॉट, कॉपर लॉसेस है आपके पास 2000, तो ये आ गया आपके पास 500 इंटू 1/2 4 और इजकल टू 500 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, इससे काटोगे तो 250 केवीए। तो यानी कि 250 केवीए के इस पर इसकी क्षमता क्या होगी, अधिकतम होगी। ठीक है, ये केवीए रेटिंग वाला फॉर्मूला बता रखा आपको, क्लियर है, हो जाएगा बेटा। चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं। अब आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंबल है? तो इसका सिंबल बेटा यही है ए, ये सिंबल जरूर आते हैं आपके पास आईटीआई में। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर का सिंगल इसमें से कौन सा है? तो वो आपके पास यही वाला है भाई, हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जनरेटर ट्रांसफार्मर में, ठीक है, परिपथ की प्रतिशत प्रतिघात परिभाषित किया जाता है, यानी कि जनरेटर या ट्रांसफार्मर परसेंटेज रिएक्टेंस को डिफाइन किया जाता है, परसेंटेज ऑफ टोटल फेज टू वोल्टेज, ठीक है, शून्य लोड के अंतर्गत परिपथ पर क्या बोलते हैं आपके पास, फेज ड्रॉप की प्रतिशतता या परसेंटेज ऑफ पावर, क्या, अच्छा बताइए आप इसका जवाब। ठीक है, हाँ तो भाई बताइए जरा इसका जवाब, कहाँ थे हम? तो इसने पूछा कि भाई जनरेटर और ट्रांसफार्मर में परिपथ की प्रतिशतता को परिभाषित किया जाता है, तो परसेंटेज ऑफ टोटल फेज ड्रॉप इन द सर्किट अंडर द नो लोड कंडीशन में, या परसेंटेज ऑफ पावर। इसने बोला कि भाई जो जनरेटर है या ट्रांसफार्मर है, परसेंटेज रिएक्टेंस को किस प्रकार से डिफाइन करोगे आप? ठीक है, तो या परसेंटेज ऑफ पावर लॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडिंग एंड साइड। ठीक है, इसने बोला कि अब जो परसेंटेज पावर है लॉस्ट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू पावर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंडिंग एंड साइड से, या फिर परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है, इन द सर्किट व्हेन फुल लोड करंट इन फ्लोइंग। ठीक है, तो ये क्या होता है आपके पास, परसेंटेज रिएक्टेंस जो शो होती है बेटा, वो आपके पास क्या है, ये हुआ परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज ड्रॉप इन, ठीक है, व्हेन द फुल लोड करंट इज फ्लोइंग। तो जब आपकी फुल लोड करंट फ्लो हो रही होती है उस वक्त आपके पास ड्रॉप कितना है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ टोटल फेज वोल्टेज, यानी कि एक फेज वोल्टेज में टोटल ड्रॉप कितना आ रहा है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, तो इसी प्रकार से वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है आपके पास, आपने पढ़ रखा हुआ आई इंटू एक्स अपॉन के जो टोटल वोल्टेज से निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें बता तो रखी है आप लोगों को बेटा, लेकिन इसके लिए आपको क्या बोलते हैं, मैं पहले बता दूं, पहले आपको लेक्चर देखने पड़ेंगे और देन एमसीक्यूज देखोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। हाँ, जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा उन्हें कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे, तो इससे आगे क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई।